नमस्कार। न्यूज़ ग्राउंड जीरो से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए हम आपको मिलवाते हैं जौनती गांव के एक सोशल वर्कर श्रीमान रणधीर जी से। रणधीर जी नमस्कार। नमस्कार। सर आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग हो गया 78 साल। 78 साल। ये देखिए इनकी उम्र 78 साल है। तो सर मैंने सुना है आप एक केस लड़ रहे हैं सेक्शन 74(4) का, जो डीआर एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग आता है। तो सर ये केस आप कितने सालों से लड़ रहे हैं? मेरे को तो बहुत साल हो गए। मैं ये केस जो वाला 80 से लड़ रहा हूँ। 80 से यानी कि 1980 से आप ये केस लड़ रहे हैं और आज ये 2021 चल रहा है। अभी भी आपका केस पेंडिंग है? हाँ पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है। ये आपका केस चल कहाँ रहा है? कौन से कोर्ट में है अभी? कंधावला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। भाई मैं बताऊँ क्या है जी। ये लोग जो है ना भूमिधर हमें बनाना नहीं चाहते। ये बेईमान गवर्नमेंट है, ये बेईमान गवर्नमेंट है। ये जो है ना हाई कोर्ट के ऑर्डरों को नहीं मानते जी। सिविल कोर्ट के ऑर्डरों को वहाँ से मुझे जो है स्टे मिला हुआ है गवर्नमेंट के खिलाफ जी। ये उसको भी नहीं मानते। ये कानून को मानते नहीं, ये डीआर एक्ट को मानते ही नहीं। जी जी। अब ये बताओ, जब सिविल कोर्ट में मैं गांव सभा के खास के खिलाफ केस लड़ा और मैंने कह दिया गांव सभा ने मुझे अलॉट की है। जब अलॉटी उस केस में है और वही आकर के जब ये केस में डिसाइड हो गया कि ये आदमी जो है ना अलॉटमेंट के मार्फत कब्जे में आया जी। और ये जो है ना सिविल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि भाई ये तो तुम्हारे अलॉटमेंट की ज़मीन है, तो उसको भी जो है ना यहाँ आकर छासिए लगा दिया। यहाँ छासिए लगाने का क्या मतलब है? ये तो देखो ये हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फुल बेंच का ऑर्डर है जी। के जो गांव सभा खुद केस में हाजिर है और वो कैसे अलॉटी के खिलाफ केस कर सकते हैं? जाइएगा, ये तो इतनी बेशर्म गवर्नमेंट है, ये कुछ भी कर देती है। ये तो सरेआम देखा देखी कानून का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। आप भी देख सकते हैं कि रणधीर जी को लगभग 40 वर्ष हो गए हैं अपना केस लड़ते हुए और ये खुद बाकायदा सेक्शन के हिसाब से ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहे, फुल बेंच का ऑर्डर है इनके पास कि उनको उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि जब खुद ग्राम सभा उसमें इन्वॉल्व है, वो वहाँ पर हाजिर है, तो उसको वो कैसे केस कर सकती है? उस पर अलॉटी पर कैसे केस कर सकती है? जबकि ग्राम सभा ने वो ज़मीन उनको अलॉट की है, फिर भी उस पर केस कर रहे हैं। तो इसमें ये इसको क्या कहा जाए रणधीर जी? कैसे क्या होगा इसका? ये बेईमाना है उनके दिल में। यह है कि इनको कुछ भी हो जाए भूमिधर नहीं बनने देना, यही कहें हम तो। भाई ऐसा क्यों है कि आप लोगों को भूमिधर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसके पीछे क्या मकसद है गवर्नमेंट का? भाई पहले ये ज़मीन सस्ती थी जी। आज से 50 साल, आज से 50 साल पहले। अब ज़मीन की कीमत बढ़ गई। अब ये चाहते हैं कि भाई इनके जो ना हाथ में ये ज़मीन नहीं आनी चाहिए। जी जी। सर मैंने सुना ये केस हाई कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो वो कौन सी बात थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, फिर भी इसका कोई निपटारा आज तक नहीं हुआ है? भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये 5 गांव गए थे जी, जिसमें कंधावला भी था जी। वो इसलिए गए थे कि हाई कोर्ट में एक कमेटी बनी थी, आके जो है ना डीसी डिसाइड करेगा कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं जी। तो जो कमेटी ने कह दिया था ये एलिजिबल नहीं है जी। तो डीसी ने उनके केस खारिज नहीं करे जी। हाई कोर्ट ने डीसी की कंटेम्प्ट बताया, लेकिन उसने खारिज नहीं करे। क्यों खारिज करता तो कानून का उल्लंघन होता था।
यानी कि आपका कहना है कि डीसी ने उन लोगों के केस खारिज नहीं नहीं किए करे। जो आसामी थे भूमि दरी के लिए जिन्होंने केस किया, उनके केस खारिज नहीं किए डीसी ने। केस खारिज नहीं करे। केस खारिज करता तो कानून का उल्लंघन होता और वो डीसी ही कर सकता था और तो कोई कर नहीं सकता। जी। वो डीसी कर सकता है। तो डीसी ऐसे गलत काम क्यों करेगा, चाहे हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट हो। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट का क्या कहना था सर? हाई कोर्ट ने इस पे क्या ऑर्डर लिया, क्या एक्शन लिया था? भाई हाई कोर्ट और स्टे दे दिया है, मतलब ये करे जमीन को ना छीना जाए। उनको स्टे दे दिया था। अब स्टे दे दिया था तो रेवेन्यू कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है। अब आगे चकबंदी में ज़मीन इधर उधर कर दी, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई वहाँ आगे चला गया, कोई कहीं चला गया। तो सर मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, जो स्टे किया हाई कोर्ट ने किसको स्टे किया? यानी कि पेटिशनर को स्टे दिया या दिल्ली गवर्नमेंट को स्टे दिया? अरे पेटिशनर को स्टे दिया, दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ स्टे दिया। दिल्ली गवर्नमेंट को स्टे क्यों देगा? दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ स्टे दिया। और ये भी कह दिया था जैसे चकबंदी है ना, अब चकबंदी में इनका सेंटर चेंज नहीं किया जाए। सेंटर चेंज किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि इन्होंने ज़मीन को सुधारा कि नहीं सुधारा? जी ये इन्होंने ये बदमाशी है इसकी तहसीलदार की। जी। तहसीलदार की अरेस्ट होगी। तो सर जो हाई कोर्ट ने जो स्टे किया तो उसमें क्या नोटिंग दी थी हाई कोर्ट ने कि भाई इनका जो है ना सेंटर चेंज नहीं किया जाए। जी। और जो है ना सेंटर चेंज नहीं करेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा भाई इन्होंने ज़मीन स्टे करे या ना करे। जी। मतलब ज़मीन को बहुत उसके लायक बना कि नहीं बनाया। किसी भी हाल में ये जमीन वापस नहीं दी जाएगी, अगर ली जाएगी तो ऐसे ही किसी आदमी को दिया जाएगा। तो एक हाई कोर्ट की फाइंडिंग मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो ज़मीन है इन लैंडलेस पीपल को दे दी गई है। अगर ये एलिजिबल नहीं है तो कोई एलिजिबल लोग ढूंढ के ये ज़मीन उनको दे दी जाए, ये ज़मीन वापस ग्राम सभा में नहीं जाएगी। क्या ऐसा कुछ किया था? नहीं, हाँ, ये ऐसे मैंने भी पढ़ा है। ये हाई कोर्ट का रिमार्क है। इस ज़मीन को वापस हम गांव सभा में नहीं देना चाहते क्योंकि ये हमने ज़मीन जो है ना अलॉट कर दी थी। ये इसको जो है ना वापस हम नहीं देंगे। अगर ये एलिजिबल नहीं है तो दूसरे एलिजिबल लोग ढूंढने जा रहे उनको अलॉट की जाए और ये ज़मीन वापस ना ली जाए। वापस ना ली जाए। ये ठीक बात है, ये सही बात है, ऐसा लिखा है। कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? अरे सुप्रीम कोर्ट में तो इसलिए गए थे ना आके ये डीसी ने इनके ऑर्डरों को मानने से मना कर दिया था। उसने जो है ना इनका अलॉटमेंट रद्द करने से मना कर दिया था। उसके खिलाफ ये गए थे। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस जो है ना तुम हाई कोर्ट में जाओ, वही डिसाइड करेगा। उसमें मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि मैं हाई कोर्ट की फाइंडिंग से सेटिस्फाई हूँ। जो हाई कोर्ट ने लिख दिया मैं उससे सहमत हूँ। जो हाई कोर्ट करेगा वो मान्य होगा। हाँ, तो ये सच है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हाई कोर्ट ने तो ये बोला है ना अपनी फाइंडिंग में कि भाई ये ज़मीन वापस ग्राम सभा में ना ली जाए और इस ज़मीन को अगर ये इनएलिजिबल है तो एलिजिबल लोग ढूंढ के ये ज़मीन उनको दे दी जाए, वापस ग्राम सभा में नहीं जाएगी ये ज़मीन। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, ना चेंज हुआ ना कुछ बदले गए। जिनके नाम थे वही लोग अभी भी कब्जे में हैं। मेरी जमीन पे मतलब सुकून और ये तो इस ज़मीन पर जैसे अभी मैं लाडपुर गांव की बात करता हूँ। लाडपुर में एक ऐसी ज़मीन थी तो उस ज़मीन पे वो ज़मीन स्कूल को दे दी गई थी, तो उसका क्या रहा सर? कुछ ऐसा भी सुना मैंने। भाई अब ये कुछ भी दे दें,
अब जिसने इस गरीबों को मारना है, जो अलॉटमेंट के इसमें आधे आदमी जैसे अलॉटमेंट के खिलाफ ही है। जी गवर्नमेंट का देव सत्ता जाएगा अलॉटमेंट के खिलाफ ही है। जी नहीं तो हमारी बात कोई भी ऐसे सारी गवर्नमेंट ही बेकार होगी क्या, जो हमारी बात ही नहीं सुनता है। जी जी ये बेईमान अफसरों का काम है जो बात नहीं सुनते हैं। तो ये थे श्रीमान रणधीर जी गांव जोनती से। इनको केस लड़ते हुए इनकी उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई है और अब इनकी हालत आप देख सकते हैं कि ये कैसे, ये अखिल भारतीय भूमिहीन संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और इनकी हालत देख लीजिए कैसे किस हालत में है ये। और आज गवर्नमेंट अब तक इनकी बात नहीं सुन पा रही। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जितना भी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ न्यूज़ ग्राउंड जीरो से मैं सरवर कुमार, धन्यवाद। इन्होंने आम पुल में गिरा के ले ली है, लेकिन जो अलोटी थे उनमें से कुछ को तो भूमिधर कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, और जो आज तक उस पर काबिज थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, तो उनकी ज़मीन इन लोगों ने ले ली। उसके बदले में इन्होंने कोई ज़मीन नहीं दी किसी को भी। तो ये कैसे, क्या ये कोई कानून में आता है? नहीं, ये कोई कानून नहीं आता। जो तहसीलदार है, जो सीओ है, चकबंदी अधिकारी, उसका काम है चकबंदी करना, मतलब ज़मीन को इकट्ठा करना, मतलब बेटर कल्टीवेशन के लिए चकबंदी की जाती है। चकबंदी अधिकारी के पास कोई ताकत नहीं है कि वो किसी की ज़मीन छीन ले या किसी की ज़मीन किसी दूसरे का अलॉट कर ले। तो नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे कंझावला में तो ऐसा हो चुका है कि जो लोग उस ज़मीन पे बैठे थे उनकी ज़मीन को किसी दूसरे को अलॉट कर दिया गया है और अब वो लोग उस ज़मीन को उनसे खाली करा रहे हैं। वो गरीब तबके के लोग हैं, दलित लोग हैं, तो उनको अपने गरीबी के कारण या एक जातिवाद के कारण उस ज़मीन को अच्छी तरीके से उसको कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनसे उनका कब्ज़ा छुटाया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई, ये तो जो चकबंदी एक्ट का सेक्शन 15 है उसका उल्लंघन है। वो कैसे दूसरे को दे सकता है? दे ही नहीं सकता। ये लोग सरासर कानून का उल्लंघन है। तो सर, जैसा मेरे को पता चला कि कुछ लोगों के, कंझावला वाले लोगों ने अपने केस चला रखे हैं, केस डाल रखे हैं, तो केस के चलते उन्होंने कहा कि हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर भी है और अभी उनके जैसे एसडीएम या डीसी या एफसी के कोर्ट में केस निलंबित पड़े हैं, तो उनके पास ऑलरेडी उनके पास स्टे है, उसके बावजूद भी लोग उन पर कब्जा कर रहे हैं। तो इसमें क्या प्रावधान होता है? भाई, ये तो जो है, जैसे चकबंदी की बात हुई जी, चकबंदी में अगर बोझोत की ज़मीन है तो ज़मीन तो ये समझ की जा सकती है, लेकिन इसका सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। जी जैसे जो किला आपका है वो वही मिलना चाहिए। जी चकबंदी में तो रख सकती है, जी, लेकिन सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। इन्होंने सेंटर चेंज कर दिया, सेंटर चेंज करके दूसरे का कब्जा करा दिया। ये तो चकबंदी का उल्लंघन है। तो सर, मैंने ये सुना है कि इस ज़मीन को गवर्नमेंट बताती कि ये पंचायत राज एक्ट में मिली हुई ज़मीन है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमें भूमि सुधार अधिनियम 47 में मिली है। तो क्या ये सच है? देखो, पंचायत राज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि ज़मीन अलॉट हो। जी, पंचायत राज एक्ट में, जो पंचायत राज एक्ट 1956 का है, जी, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि ज़मीन खेती बाड़ी के लिए अलॉट हो। ये सब डीआर एक्ट में है। ये प्रोविजन डीआर एक्ट में किया था कि भूमिहीनों को या किसी को भी जो है ज़मीन अलॉट कर सकते हैं। उसी में ये प्रावधान है। सेक्शन 73-74 पर दो या रूल 167 में सीधा साफ लिखा है कि गांव सभा ज़मीन अलॉट कर सकती है। चकबंदी अधिकारी
इसमें कुछ नहीं कर सकता। सर हमने ये भी सुना कि कोई भूमिधरी का मामला आज तक महामहिम राष्ट्रपति के पास नहीं गया है, लेकिन ये ऐसा केस है कि महामहिम राष्ट्रपति के पास भी भूमिधरी के लिए केस गया है। क्या ये सच है और ये कैसे गया है? और इसमें क्या अड़चन है? भाई देखो, ये जो भूमिधरी का केस इन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा, मैं भी इस केस में 2-3 बार सेक्रेटरीट गया हूँ जी। ये केस उसी के पास गया है जी। अभी तक ये सेंटर मतलब इसके पास गया ही नहीं है, प्रेसिडेंट के पास। जी। ये तो ऐसे एक मैं पहले बताया था ना जी। इन्होंने ये कैबिनेट नोट बनाया था। जी। वो कैबिनेट नोट में ये सब कुछ गलत दिखा करके आके भाई ये ज़मीन रूल पंचायत राज रूल में 178 में मिली थी। पंचायत राज रूल का 178 में वो जो है इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ जो है वो चीज़ें जो प्रॉपर्टी है, जी। गांव सभा की प्रॉपर्टी है, वो लीज पर देती है। और प्रॉपर्टी कभी भी भूमिधर नहीं बनता कोई भी। क्यों कि उस पर जो है जो इसमें है ना कि ज़मीन को सुधारने बाद प्रॉपर्टी का क्या सुधारेगा, वो तो उसमें लागू नहीं होता। ये इन्होंने जो है मतलब आगे जो भेजा है प्रेसिडेंट को, वो गलत भेजा है। सिर्फ ये गुमराह करने के लिए, केस को फंसाने के लिए, भूमिधरी बनने से रोकने के लिए भेजा है। जी। तो सर लोगों का ये कहना है कि यह ज़मीन दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 में आती है। 100 केसों का निर्धारण तो कानून समस्त कोर्ट करेगा, फिर राष्ट्रपति सचिवालय का इस ज़मीन और केसों से क्या लेना देना है? डिपार्टमेंट इस बात को क्यों छुपाता है कि आधे लोग तो अंडर सेक्शन 74(4) में और कुछ लोग सेक्शन 85 में दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 में के तहत भूमिधर बन चुके हैं। तो आप लोगों को ऐसी क्या वो है कि आप लोगों को छोड़ दिया गया है, ऐसा क्यों है? भाई ये जो है इन्होंने हेरा फेरी से, अभी मैंने बताया था ना कि ये पंचायत राज रूल के सेक्शन 178 में नोट हुई बताई जी। वो जो है ज़मीन को गलत दिखाया। जी। पंचायत राज रूल में वो ज़मीन होती है जो गांव सभा जब ज़मीन कम होती है तो वो किसी प्राइवेट आदमी से लैंड को परचेज करती है। जी। तो क्या ये इतनी सारी ज़मीन मिली, वो सारी गांव सभा की ज़मीन इन्होंने प्राइवेट लोगों से खरीदी थी क्या? जी। दूसरा, क्या अब ज़मीन इन्होंने गलत बताया है और कहते हैं अलॉटमेंट गलत है, तो क्या जो प्रेसिडेंट है वो इंक्वायरी अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेगा कि ये ज़मीन कौन सी है? जी। तो सर ये दिल्ली में 360 गांव के करीब 1250 परिवारों को गुजर बसर करने के लिए ज़मीन दी गई थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आवंटित दी गई ज़मीन मालिकाना हक वंचित ज़्यादातर दलित और गरीब तबके के लोग हैं। 40 वर्षों से वो भटकते रहे हैं। यह कोई चुनावी मुद्दा बन सकता है? अब ये लोगों के ऊपर है चुनावी मुद्दा बनाना। तो भाई लोग कहेंगे भाई हमारा हक हमें दो, ये कोई गलत भी नहीं है। चुनावी मुद्दा तो बन सकता है। अब लोग कहेंगे कि भाई हमें हमारा हक दो, हमारी बात नहीं सुनती गवर्नमेंट। दिल्ली के राजेंद्र पाल गौतम बताते हैं कि हमने एक मीटिंग की, उसमें हमने कैबिनेट में एक नोट पास किया 2017 में। उसके बाद फिर एक मीटिंग की चीफ सेक्रेटरी और क्या कहते हैं ये कमिश्नर को, इनको सबको बुलाया गया। इसमें एक ऑर्डर पास किया गया कि भाई ये जो गरीब लोग हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम में जो ज़मीन दी गई है इनको इनका हक दे देना चाहिए। लेकिन क्या उस पर कोई अभी तक कार्रवाई हुई? उस ऑर्डर पे जो ऑर्डर किया गया उस पर कोई कार्रवाई हुई? भाई ये तो जो है ना
दिल्ली गवर्नमेंट की लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। उन्होंने ये कभी बात की कि ये कैबिनेट नोट जो है लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। जी जब तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे अंडर है नहीं तो तुम कैबिनेट नोट में उसमें 74 की परिभाषा कैसे बदल सकते हो? जी ये 74 की 74 में सीधा लिखा है कि 5 साल होने के बाद गांव सभा रिपोर्ट करेगी एसडीएम को, एसडीएम उसके इंक्वायरी करेगा। अगर भूमिधर ने मतलब उस आदमी ने ज़मीन उसको ठीक कर लिया है, वो जो लायक बना लिया है, जो बना लिया है, तो भूमिधर कर देगा, नहीं तो केस को खारिज कर देगा या 2 साल की एक्सटेंशन दे देगा। यानी कि ये होता है 5 साल के बाद 2 साल की एक्सटेंशन और दी जा सकती है ज़मीन और पर। दी जा सकती जी। है। उसके बाद फिर ये जो इन्होंने कैबिनेट नोट बनाया ना, जी ये इसलिए बनाया कि इनको भूमिधर नहीं बनाना, जी भूमिधरी रोकने के लिए नहीं बनाना। अब इन्होंने लिख दिया कि जो है ना ये कोर्ट जो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अरे कोर्ट को तो बंधन बना दिया। जी अब ये गवर्नर है, गवर्नर तो कानून से और संविधान से चलता होगा। जी बिल्कुल वो संविधान और कानून से तो बड़ा नहीं है गवर्नर। बिल्कुल। उसने कैसे इनकी भूमि पर रोक लगा दी? अब जो है ना गवर्नर ये क्यों नहीं पूछा कि भाई ज़मीन तो तुम्हारे अंडर है तो तुम इस पर कैबिनेट नोट में बना करके 74 की परिभाषा ही कैसे बोल रहे हो? तो ये गवर्नर की कमी नहीं है क्या? बिल्कुल, ये अगर गवर्नर चाहे तो सभी लोगों को भूमिधर कर सकता है, क्योंकि दिल्ली की जो ज़मीन है वो गवर्नर के अंडर में है। दिल्ली अरे भाई यहाँ तो जो गवर्नर जिसने ये आगे भेजा था वो गवर्नर तो गवर्नमेंट से मिला हुआ था। वो गवर्नर जो होना उसने खुद ही जो होना इस केस को ऊपर भेजा। उसने को अपनी को इंक्वायरी करी नहीं, भाई ये ज़मीन इतनी ज़मीन कैसे गाँव से बाकी हो सकती है, कैसे जो होना ये भी नहीं पता किया भी इतने पहले जो लोग भूमि बन गए वो क्यों बना दे रहे, अब इनको क्यों नहीं बना रहे। जी सारी कार्रवाई सारी बातों की जड़ तो गवर्नर था। गवर्नर ने ही ये प्रेसिडेंट को भेजा के जी उसको सब मालूम था। तो सर रणधीर जी, आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप लोग कह रहे कि हम आसामी हैं, आपकी आसामी आज तक किसी ने तोड़ी है या किसी ने खारिज की है? इसके बारे में कुछ बताएंगे? भाई देखो, आसामी खारिज करने का मतलब ये है कि पहली बात तो लीज टर्मिनेट होनी चाहिए। जी किसी के लीज टर्मिनेट तो आज तक कोई नहीं। जी केस 86A का लगा देते हैं तो 86A का 3 साल में नमटेना होना चाहिए। जी 86A के जो होना केस सालों सालों चलते हैं। जी अब ये तो कानून को नहीं मानते, DRX को नहीं मानते। अब 86A को 3 साल में होना है, ये तो शेड्यूल DRX का शेड्यूल 1 कहता है 3 साल में फैसला करो। जी, तो टाइम बार्ड हो गया। टाइम बाद हो गया। अब नहीं तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन भी कहता है कि 3 साल में होना चाहिए। जी। तो ये तो कोई कानून को मानते ही नहीं। कानून को नहीं मानने का मतलब है कि हमने भूमिधर नहीं बना, बस उन लोगों को घुमा रहे हैं बस। रणधीर जी, आप कानून के जानने वाले हैं। मैंने सुना है कि कंटिन्यू 3 साल तक अगर ये केस 86A का केस चलता है तो ऑटोमेटिकली वो केस तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। 86 तो अपने आप उसके ऊपर से हट जाती है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। 3 साल में जो है कहते हैं भाई 3 साल लगातार वो बोझ करेगा तो सेक्शन 85 में भूमिधर का हकदार हो जाता है। जी जब तुम 86 लगाते रहोगे तो वो हमारा सेक्शन 85 में भूमिधर होने का हक है, उसको भी रोक रहे हो। बिल्कुल। ये तो उसको भी रोक रहे हो। जी, तो ये थे
जौनती गांव से हमारे रणधीर जी, ये कानून के बड़े जानने वाले हैं और इनको कानून के एक एक तर्क का पता है कि कानून कब कहां से क्या मरोड़ तोड़ कर रहा है। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, कानून को जवाब देने के लिए, कानून के ही तरीके से उन लोगों को जवाब देने के लिए हर वक्त ये तैयार रहते हैं। तो रणधीर जी, इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरवर कुमार, न्यूज़ ग्राउंड जीरो से, धन्यवाद। थैंक यू भाई।